Assalamu alaikum ji. This is Dr. Harun Habib from Biochemistry Department of Avicenna Medical College. Is my sound and my slide clear to everybody? Great. जी, बायोकेमिस्ट्री ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम हमारा मेन टॉपिक चल रहा है. And in this topic we have reached to the thyroid glands. Just a brief recap. Hypothalamus से निकलता है thyrotropin releasing hormone. Hypothalamus secretes thyrotropin releasing hormone, TRH. That TRH goes to the anterior pituitary, acts on the anterior pituitary and compels it to release thyrotropin. Another name of thyrotropin is thyroid stimulating hormone. That thyroid stimulating hormone goes and acts on the thyroid gland. All right, thyroid gland is present somewhere in the neck. We have discussed its anatomy in the last lectures. When thyroid stimulating hormone acts on the thyroid gland, it compels the thyroid glands to secrete T3 and T4. Okay. Just a brief histology, the slide that is shown to you. Just a brief histology. We should know this histology. आपको पता है मैं normally किसी और के सब्जेक्ट में नहीं घुसता हूँ. मैं सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में रहता हूँ. फिजियो वाले फिजियो का जाने, एनाटमी वाले एनाटमी का जाने. यू सपोज टू लर्न द फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शनिंग एंड द anatomy from the teachers that teach you those subjects. I'm not supposed to do that, but here I am discussing the histology of thyroid gland because I need this histology. I need this histology to clarify the production of these hormones, T3 and T4. Alright, इसकी अगर हिस्टोलॉजी में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये एक थायराइड फॉलिकल है. ठीक है, ये एक थायराइड फॉलिकल है. इस थायराइड फॉलिकल की जो बाउंड्री है, जो पेरिफेरी है, ये जो सेल्स हैं इन्हें कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स. ठीक हो गया. ये जो इसके बीच में ये क्लियर फ्लूइड है, इसे कहते हैं कोलाइड. कोलाइड इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, कोलाइड इज अ ग्लाइकोप्रोटीन. इफ इट्स अ प्रोटीन, इसका मतलब कि ये कहां से बन रही है? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन. ठीक है, काफी सारे फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और उनके बाहर ये कैप्सूल होता है कनेक्टिव टिश्यू का. राइट, ये बेसिक हिस्टोलॉजी जो पता होनी चाहिए, जिसमें पॉइंट है हमारे पास कि ये कोलाइड जो है ग्लाइकोप्रोटीन है. ठीक है, और ये आपकी फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल की बाउंड्री के ऊपर फॉलिकुलर सेल्स लगे होते हैं. ये जो T3 है और जो T4 है, ये जो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं. ठीक है, एक दफा फिर रिपीट कर दूं मैं. हाइपोथैलेमस से निकलता है TRH, वो जाके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर. वहां से निकलता है TSH, TSH जाके एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और वहां से निकलते हैं T3 और T4. ये T3 और T4 है ना, ये हैं अमाइन हार्मोन्स. अमाइन हार्मोन्स 3 किस्म की क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी ना, स्टेरॉइड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स और अमाइन हार्मोन्स. ये हैं अमाइन हार्मोन्स. ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं. जिस तरह आपने कैटेकोलामीन्स पढ़े थे, कैटेकोलामीन्स भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स थे. वो भी टायरोसिन अमाइनो एसिड के थे. और ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं, थायरोक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन, ये भी T3 T4 जो है, ये भी टायरोसिन डेरिवेटिव है. ये देखिए टायरोसिन अमाइनो एसिड. ठीक है,
T3 है तो 1 2 and 3 आयोडीन्स, T4 है तो 1 2 3 and 4 आयोडीन्स। ठीक हो गया जी। बाकी सारी चीजें कर ली थी, बस मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा रिव्यू ही देना चाहता था, जिसकी वजह से मैं ये दूसरा लेक्चर लगाया। Alrighty, the first step in the production of thyroglobin. The first step is the production of thyroglobin. ये जो फॉलिकल सेल्स भी आपने देखे हैं, ठीक है, ये थायरोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थायरोग्लोबिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है एंड थायरोग्लोबिन इज रिलीज्ड इनटू द कोलाइड स्पेस। वो जो आपको मैंने दिखाई थी ना क्लियर स्पेस, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन अंडरलाइन भी किया है, ठीक है ना, थायरोग्लोबिन वहां पर रिलीज होती है। ठीक है, थायरोग्लोबिन आती कहां से? ये आपको बताया फॉलिकल सेल से, यानी कि फॉलिकल सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है that is converted into RNA and that is converted into protein। ठीक है, प्रोटीन नेम्ड थायरोग्लोबिन, थायरोग्लोबुलिन। ऑलराइट जी। अब थायरोग्लोबुलिन जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ये फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री से आपको याद होना चाहिए कि ग्लाइकोप्रोटीन है तो इसका मतलब उसके अंदर जो मेजर पोर्शन है 90 to 95% वो प्रोटीन है, जिसके ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, एन ओलिगोसेक्राइड एट द मैक्स। अगर ओलिगोसेक्राइड भी नहीं याद तो वो क्या था, 3 to 10 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 3 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ये देखिए, ये हमने उस दिन भी देखी थी। और ये देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक हो गया जी। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से होती है? ये देखिए, ये है आपका वो जो पेरिफेरी पे मैंने आपको दिखाया था ना, फॉलिकुलर सेल, जो थायराइड फॉलिकल के पेरिफेरी के पास लगे थे सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल्स, और ये वो क्लियर फ्लूइड है, ये येलो वाला जो कोलाइड था। फर्स्ट स्टेप में क्या है, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो डीएनए, वहां से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, और प्रोटीन वो कौन सी है? वो प्रोटीन है थायरोग्लोबुलिन। वो प्रोटीन सिक्रीट होकर कहां जाती है? डायरेक्टली इनटू द कोलाइड। ठीक हो गया जी। सो एट द थर्ड स्टेप, इनफैक्ट एट द सेकंड स्टेप, ये इधर से प्रोटीन सिंथेसिस हुई और थायरोग्लोबिन आ गई इधर। कंकरेंटली क्या चल रहा होता है कि ये जो थायराइड फॉलिकल है उसके जो ब्लड सप्लाई चल रही है, उसमें से को ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम की और आयोडीन की, यानी कि वो दोनों इकट्ठे आते हैं इन फॉलिकल्स के अंदर। को ट्रांसपोर्ट का ये मतलब है कि सोडियम होगी तो आयोडीन आएगी, सोडियम नहीं होगी तो आयोडीन नहीं आएगी। ठीक है, ये आ जाते हैं फॉलिकुलर सेल के अंदर, ये फॉलिकुलर सेल को क्रॉस करके जाते हैं कोलाइड में। ठीक है, यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन होती है आयोडीन की, और ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन थायरोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है और एक इस तरह की फॉर्म बन जाती है, T3 और T4 दोनों बनना शुरू हो जाते हैं। इनिशियली क्या बनता है, MIT मोनोआइडोथर्न और DIT डाइआइडोथर्न। जब DIT के साथ मिलता है तो बनता है T4, जब DIT MIT के साथ मिलता है तो बनता है T3। ये जब T3 और T4 बन जाते हैं, ये फिर जाते हैं वापस फॉलिकुलर सेल्स के अंदर।
फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जाते हैं और वहां से फिर ये जब फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जाते हैं तो ये जाते हैं इन ए फॉर्म ऑफ वेजिकल, ठीक है। वहां पे फिर जब ये वेजिकल की फॉर्म में, क्यों एंडोसाइटोज होते हैं, जब ये वेजिकल की फॉर्म में सेल के अंदर जाते हैं तो वहां पे लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो इस वेजिकल के साथ इनकॉर्पोरेट होते हैं। वो क्लीवेज एंजाइम्स होते हैं, वो T3 T4 को पूरी चेन से कट ऑफ करके, ब्रेक डाउन करके उसको ब्लड में रिलीज करते हैं। डिस्क्रिप्शन देखनी है तो follicular cells synthesize enzymes and thyroglobulin for colloid. Iodine is co-transported into cells with sodium and transported into colloid. Enzymes add iodine to thyroglobulin to make T3 and T4. Thyroglobulin is taken back into the cells by endocytosis. Intracellular enzymes separate T3 and T4 from the protein. Free T3 and T4 enter the circulation. ठीक हो गया जी, ये है हमारी प्रोडक्शन। पहले भी पढ़ाया, थोड़ा रिपीट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। Thyroid gland is capable of storing many weeks worth of thyroid hormone, ठीक है ना, that is already coupled to the thyroglobin. ये ब्रेक डाउन नहीं हुए थे क्योंकि एक दफा थायरोग्लोबिन चेन से ब्रेक डाउन हो गया T3 और T4 तो वो ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। अगर आयोडीन मौजूद भी ना हो, if no iodine is available for this period, thyroid hormone secretion will be maintained. Alright, conversion of T4 to T3, T4 to T3, not T3 to T4, T4 to T3. In the body, T3 triiodothyronine has much greater biological activity than T4. ठीक है, much greater activity. A large amount of T4, about 25% of T4 is converted to T3 in peripheral tissues. ये T3 ना वैसे भी कम होता है अमाउंट में as compared to the T4. और उस T4 में से भी कुछ 25% जो है वो T3 में कन्वर्ट होता है, peripheral tissues में जाता है. This conversion takes place mainly in the liver and kidneys. T3 formed is then released into the bloodstream. एक पॉइंट है यहाँ पे, in addition to T3, reverse T3 may also be formed, but reverse T3 has no biological activity. Reverse T3 होता है triiodothyronine है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में फर्क होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं जो थायराइड हार्मोन्स है ना, दे आर नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। है तो ये प्रोटीन ही, लेकिन फिर भी ये इतनी सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है। ये लिपिड सॉल्युबल ज्यादा होती है, ये स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ है कैरेक्टरिस्टिक जो स्टीरॉयड हार्मोन से मिलते हैं, इसी वजह से क्लासिफिकेशन अलग है प्रोटीन, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो कुछ कुछ स्टीरॉयड हार्मोन से मिलते हैं। इसी वजह से ना हमने जो क्लासिफिकेशन की थी वो स्टीरॉयड और नॉन स्टीरॉयड के अंदर फिर पेप्टाइड और अमाइन किए थे, पेप्टाइड हार्मोन और अमाइन हार्मोन, क्योंकि जो अमाइन हार्मोन है ना, है तो ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स बनते तो ये उधर से हैं, प्रोटीन बैकग्राउंड है इनका, लेकिन कुछ जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो स्टीरॉयड हार्मोन से मिलती हैं, जिस तरह की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। अगर सॉल्युबल नहीं है तो इसको ऑफ कोर्स एक बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए होगी, ठीक है। बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो हमारे पास ऑलरेडी डिस्टिंग्विश्ड है थायराइड हार्मोन्स के लिए। थायराइड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, प्री एल्बुमिन जिसे ट्रांसथायरेटिन भी कहते हैं, और एल्बुमिन। अगेन थायराइड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ट्रांसथायरेटिन और एल्बुमिन। Less than 1% of thyroid hormone is found free in the circulation, ठीक है ना। Only free and albumin bond thyroid hormone is biologically available to tissues. ये जो thyroid hormone binding globulin के साथ जो सा लगा हुआ thyroid hormone,
और ये ट्रांसथायरेटिन के साथ जो सा लगा हुआ है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। ये बायोलॉजिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। बायोलॉजिकली अवेलेबल कौन से हैं? फ्री और एल्ब्यूमिन बाउंड, ठीक है, फ्री और एल्ब्यूमिन बाउंड। फ्री कितना है? लेस देन 1%। एल्ब्यूमिन बाउंड कितना है? अबाउट 15%। सो मोर और लेस 15% ऑफ द thyroid hormone circulating in the blood is available biologically to the tissues. The rest of the 85% of the hormone is not biologically available. It is in transport form. और किसी किस्म का क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछें प्लीज। यू हैव 5 मिनट्स। मैं आगे शुरू करने लगा हूँ। ये आज का सिर्फ रीकैप था, हो गया है। इसको थायराइड को इंशाल्लाह आज मोस्ट प्रोबेबली हम खत्म करेंगे। स्टेप 5 एक्सप्लेन कर दें? स्टेप 5 एक्सप्लेन कर देते हैं जी, बिल्कुल कर देते हैं। कितने स्टेप 5? इस तरह से सवाल लग जाएगा। ले जी, स्टेप 5, इंट्रासेलुलर एंजाइम सेपरेट T3 एंड T4 फ्रॉम प्रोटीन। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं थायरोग्लोबिन चेन, जिसके साथ आके आयोडीन अटैच हो रही है। थायरोग्लोबिन चेन होती क्या है? थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जिसके ऊपर ना वक्फे वक्फे से, ये मैं जो ये लंबी लाइन लगा रहा हूं ना, ये आपकी टायरोसिन है। टायरोसिन लगी होती है। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है। अब ये जो टायरोसिन लगी होती है ना, ये जो टायरोसिन है, ये जो आयोडीन आती है, ये इस टायरोसिन के साथ अटैच होती है, ठीक है। ये टायरोसिन के साथ अटैच होती है। जब ये टायरोसिन के साथ अटैच होती है तो कुछ जगह ये बनाती है T3 और कुछ जगह ये बनाती है T4, जहां पे 4 आयोडीन अटैच हो जाएगी टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ, टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ। जहां पे 4 अटैच हो जाएंगी वहां पे वो T4 होगा, जहां पे 3 होंगी वहां पे वो T3 होगा। T4 का कॉमन नेम है थायरॉक्सिन, T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं। ये आपके सामने इस तरह ये क्लियर है। अब स्टेप ही लिखा हुआ है, इंट्रासेलुलर एंजाइम सेपरेट T3 एंड T4 फ्रॉम द प्रोटीन। ये जो T3 एंड T4 थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ अटैच हुए होते हैं, ये एंडोसाइटोज होते हैं कोलाइड से, और वहां से एंडोसाइटोज होके ये जाते हैं फॉलिकुलर सेल्स में। फॉलिकुलर सेल्स के अंदर होते हैं लाइसोसोम्स। ऑफ कोर्स किसी भी सेल में लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं क्लीवेज एंजाइम्स। ये लाइसोसोम इस वेसिकल के साथ, जो एंडोसाइटोसिस का एंडोसाइटोज्ड वेसिकल है, ये लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज होता है, ठीक है ना। इस तरह आगे इसके साथ फ्यूज हो जाएगा और ये अपने जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो इस वेसिकल में डाल देंगे। वो जो क्लीवेज एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, थायरोग्लोबुलिन के ऊपर जो ये T3 और T4 लगे हुए थे उनको ब्रेक डाउन कराएगा, क्लीवेज करवाएगा, उनको ब्रेक डाउन कराएगा। पीछे थायरोग्लोबुलिन, जो बचा खुचा थायरोग्लोबुलिन रह गया, जिसके अंदर से वो टायरोसिन उतर गए हैं, जो T3 और T4 बने थे, वो जो बचा खुचा थायरोग्लोबुलिन रह गया, पीछे वो रह जाएगा। ये T3 और T4 वापस चले, ये वापस नहीं, ये चले जाएंगे ब्लड स्ट्रीम। ठीक हो गया जी, क्लियर? Alright. Any other questions? You have a couple of more minutes.
You may ask any other question if you like. जी बेटा, any other questions? आज ना मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि ये जो कोरोना है ना, हमारी जिंदगी की एक बड़ी तल्ख हकीकत बन गई है। और क्योंकि आपका और मेरा ताल्लुक है एकेडमिक्स के साथ, ऐसा नहीं कि बाकी दुनिया इफेक्ट नहीं हुई इससे, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए इस चीज से। रियलाइज मुझे ये आज हुआ है क्योंकि ना आज माय सन हु इज ओनली 8 years old, ही इज इन क्लास 2, आज उसके भी जूम लेक्चर्स शुरू हो गए हैं। यानी कि हमारी रियलिटी यही है। बताने का मकसद, आप लोगों को भी कोई क्वेरीज हैं, कुछ है किसी किस्म का, तो आपने यहीं पे क्लियर करना है। दिस इज द रियलिटी नाउ, दिस इज नॉट टेम्परेरी। हमारा ये जो टीचिंग मॉड्यूल है ये टेम्परेरी नहीं है। आपको जो भी क्लियर करना है, जो भी आपको इश्यूज हो रहे हैं अपने एजुकेशन के किसी भी किस्म का, आई रियली अप्रिशिएट कालू साहब, he takes active part. I think all of you should. मैंने बाकी लेक्चर्स के अंदर भी मैं घुसा होता हूँ कहीं ना कहीं पे। ऑफ कोर्स जो लेक्चर मुझसे पहले होते हैं उनमें भी मैं 10-15 मिनट पहले आ जाता हूँ, जो लेक्चर मेरे बाद होते हैं उनमें भी मैं बैठा लेक्चर देखता रहता हूँ। कालू साहब keeps on interacting, very good. Rest of you should as well. To all of you, this was 127 participants मुझे शो हो रहे हैं, इसमें से 3 माइनस कर दूं तो 124 participants। इसमें से कालू साहब को माइनस कर दें तो रेस्ट ऑफ यू 123 participants। आप सबकी जो भी इश्यूज हैं एज फार एज बायोकेमिस्ट्री इज कंसर्न, वो यहीं पे क्लियर होने, जूम लेक्चर्स में आगे पीछे नहीं जाके क्लियर नहीं होने। क्लासें होंगी, खुलेगा, क्लासें होंगी तब देखेंगे। आई एम प्रीटी श्योर, ऑफ कोर्स आई मे बी रॉन्ग, आई एम द ओनली ह्यूमन, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों के कॉलेजेस खुलने हैं तो आप लोगों का आ जाएगी आपके एग्जाम में, कोई नहीं पढ़ाएगा, तब देख लेंगे, तब कर लेंगे। तो बेटा यही भला करो, अपने बेड में बैठ बैठ के आराम से एसी लगा के, माशाल्लाह ने आप लोगों को इतनी नेमतें दी, अपने बेड में बैठ के आराम से एसी लगा के, ठीक है ना, पॉपकॉर्न साथ रख के, सैंडविच साथ रख के, आराम से बैठ के पढ़ो। क्वेश्चन है, क्लियर करो, देखो। एनीवेज, मेरा लेक्चर हो गया, ये थोड़ा बहुत जो मैंने ज्ञान बांटना था बांट लिया। क्वेश्चन है तो पूछें लास्ट मिनट, ताकि मैं आगे चलूँ। नहीं है तो यहाँ पे नोट तो है, ताकि रिकॉर्ड में रहे कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है कोई भी किसी किस्म। कल तो मैं भी तो कहने वाला हूँ ना कि मैंने भी तो पूछा था, किसी ने सवाल नहीं पूछा था उसको। जी, do you have any questions? If you don't have any questions, I would require some no sir. If you have any questions, I would require those questions. कालू साहब, आपकी ना मैंने चैट बंद करवा देनी। Just joking it up. Anybody else other than Mr. Kalu? Do you have any questions? Good, great. I'll move on.
अल्लाह। G. Regulation of thyroid hormone levels. Thyroid hormone synthesis and secretion is regulated by two main actions. An autoregulation mechanism, which reflects the available levels of iodine, and the other one is regulation by hypothalamus and anterior pituitary hormones. ठीक हो गया जी, दो किस्म की रेगुलेशन है, ऑटो रेगुलेशन और रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। ऑटो रेगुलेशन क्या है? द रेट ऑफ आयोडीन अपटेक and incorporation into the thyroglobulin is influenced by the amount of iodine available. आयोडीन होगी तो थायरॉक्सिन और ट्राइआयोडोथायरोन बनेगी ना, T3T4 बनेगी। आयोडीन होगी ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होगी तो कित्थों बन जाएगी, कित्थों बनेंगे थायराइड हार्मोन। सो दैट इज ऑटो रेगुलेशन। ठीक है। अदर वन इज वेरी सिंपल, जितना ज्यादा T3 और T4 होगा उतना ही ज्यादा नेगेटिव फीडबैक होगा हाइपोथैलेमस पे कि वो TRH प्रोड्यूस ना करे, और एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर कि वो TSH प्रोड्यूस ना करे। ठीक है। जितना ज्यादा T3 और T4 होगा, थायराइड हार्मोन्स होंगे, उतना ही नेगेटिव फीडबैक पड़ेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर कि वो TSH प्रोड्यूस ना करे, और हाइपोथैलेमस के ऊपर कि वो TRH प्रोड्यूस ना करे। ठीक हो गया जी। दो किस्म की होगी। ऑटो रेगुलेशन में क्या थी? आयोडीन डिपेंडेंट, आयोडीन होगी तो T3 T4 बनेगी। दूसरा क्या हुआ? T3 और T4 का डायरेक्ट कॉम्बो, डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट फीडबैक मैकेनिज्म। इसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, जितना ज्यादा होगा T3 T4 उतना ज्यादा इफेक्ट होगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर कि वो TSH ना बनाए, और हाइपोथैलेमस के ऊपर कि वो TRH ना बनाए। यहां पे एक चीज देख लेते हैं, एक्शंस ऑफ TSH ऑन थायराइड। TSH जब आता है थायराइड के ऊपर, फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर, क्या एक्ट करता है वो? It increases the iodide transport into the follicular cells. जितना ज्यादा TSH होगा उतनी ज्यादा आयोडीन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर आएगी, वो जो को ट्रांसपोर्ट होगी सोडियम से उतनी ज्यादा आएगी। Increases the production and iodination of thyroglobulin. प्रोडक्शन ऑफ थायरोग्लोबुलिन को इंक्रीज करता है TSH, और उसके बाद आयोडीनेशन को भी एनहांस करता है। ये जो आयोडीन आई है वो थायरोग्लोबुलिन के साथ, ग्लोबुलिन के साथ अटैच हो जाए और थायरोग्लोबुलिन की खुद प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। Increases the endocytosis of colloid from lumen into follicular cells. वो जो थायरोग्लोबुलिन, आयोडीनेटेड थायरोग्लोबुलिन बनी होती है ना, उसकी एंडोसाइटोसिस बैक इनटू द फॉलिकुलर सेल्स को भी एनहांस करता है, इंक्रीज करता है। ये TSH के रोल्स हैं। और अगर TSH नहीं निकलेगी तो क्या होगा? ना तो आयोडीन आएगी, आयोडाइड आएगा, ना तो थायरोग्लोबुलिन ज्यादा बनेगी और उसकी आयोडीनेशन होगी, और ना ही ये एंडोसाइटोसिस होगी अगर TSH नहीं होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ TSH कि TSH आके क्या करता है फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर। The TSH binds to the plasma membrane bound G protein coupled receptors. TSH आता है थायराइड के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, जो G प्रोटीन लगी होती है, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, वो याद है वो G प्रोटीन थी, अल्फा बीटा गामा। इनएक्टिवेटेड स्टेट में जब एक्टिवेट होती है तो ये बीटा और गामा अलग हो जाता है, ये एक्टिवेट रह जाती है, ये जाके ATP को क्या करती है? साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करवाती है। याद है ये सारा कुछ? याद होना चाहिए। G प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ जाके TSH लग जाती है, जो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। मेम्ब्रेन किसकी? थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। वहां पे जाके ये
एक्टिवेट करती है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स को, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड साइक्लिक एएमपी प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली फॉस्फोकाइनेज प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेशन, नॉट फॉस्फोकाइनेज, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेशन। ये आप नीचे इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं कि टीएसएच आया, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे लगा, बीटा और गामा अलग हो जाएंगे, ये जो जी अल्फा है ये जाके एडिनाइल साइक्लेज की मदद से एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करवाएगा, सेकंड मैसेंजर फिनोमेना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होकर आगे अपना जो उसके फंक्शंस हैं टीएसएच के वो कैरी ऑन करवाएगा। वो फंक्शंस क्या हैं? आयोडीन ट्रांसपोर्ट, जाके चैनल्स खोलेगा, प्रोडक्शन ऑफ थायरोग्लोबुलिन और आयोडिनेशन साइटोस एंडोसाइटोसिस को इंक्रीज करवाएगा, वो अपने फंक्शंस करवाएगा। Regulation of TSH release from the anterior pituitary. Regulation of TSH release from the anterior pituitary. Thyroid stimulating hormone release is influenced by the hypothalamic thyrotropin releasing hormone and by thyroid hormone themselves. यानी कि ये TSH है, ये TRH है। TRH ज्यादा होगा तो TSH ज्यादा होगा, TSH ज्यादा होगा तो T3 और T4 ज्यादा होंगे। लेकिन T3 और T4 अगर ज्यादा होंगे तो TSH कम होगा। ठीक है, ऊपर से पॉजिटिव फीडबैक है TRH से TSH को, नीचे से नेगेटिव फीडबैक है T4 T3 से TSH को। Thyroid hormone is a negative feedback on TSH release at the level of anterior pituitary. और नेगेटिव फीडबैक क्या है? ये वाला नेगेटिव फीडबैक की बात करें, इनहिबिशन ऑफ TSH सिंथेसिस, डिक्रीज इन पिट्यूटरी रिसेप्टर्स फॉर TRH। ठीक है, एक तो ये TSH की सिंथेसिस को रोकना शुरू कर देता है जब T3 और T4 ज्यादा होता है, नेगेटिव फीडबैक है। और दूसरा ये कि जो TRH ऊपर से आ रही होती है ना, उसने भी आके एंटीरियर पिट्यूटरी के किसी न किसी रिसेप्टर के ऊपर लगना होता है। ठीक है, वो उस रिसेप्टर के ऊपर TRH को लगने ही नहीं देगी। एंटीरियर पिट्यूटरी के जो रिसेप्टर्स हैं जिनके ऊपर आके TRH ने अटैच होना होता है और TSH प्रोड्यूस करनी होती है, उनको वो लगने ही नहीं देगी वहां पे। तो डिक्रीज इन पिट्यूटरी रिसेप्टर्स ऑफ फॉर TRH। ये देख सकते हैं आप, ये आपके पास पिट्यूटरी हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसमें TH सिंथेसिस हो रही है। TRH अगर हाइपोथैलेमस से आता है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है और ये TSH की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। T3 और T4 जो हैं ये क्या करते हैं कि ये डायरेक्टली ये जो TSH की सिंथेसिस है इसको रिड्यूस करते हैं, और दूसरा कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर जो TRH के रिसेप्टर्स होते हैं, उसके ऊपर जो ये TRH के रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर आके TRH को लगने ही नहीं देती। TRH आके लगेगी नहीं रिसेप्टर के ऊपर तो TSH की सिंथेसिस ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये डायरेक्टली भी इसकी सिंथेसिस को कम कर रहा है। ठीक हो गया जी। TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, acts through G protein coupled receptors activating the IP3 calcium and DAG pathway to cause increased production and release of TSH. वो याद है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है,
जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर आके, अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ पे हैं? ये जो TRH आके अटैच हो रही है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के ऊपर, ये वाले जो रिसेप्टर हैं ये कहाँ पे हैं? आई वुड नीड एन आंसर इन द चैट फ्रॉम एनीबॉडी एल्स देन कालू साहब। आई हैव प्रीटी गुड आइडिया कि कालू साहब को ये पता होगा। ये जो TRH आके हाइपोथैलेमस से निकल रही है, ये आके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे लग रही है, ये रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं? कालू साहब ब्रेक लगाएं, किसी और को जवाब देने दें। जी बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन पे। किस जगह वो सेल्स कहाँ पे मौजूद हैं? कौन से सेल्स हैं वो, कहाँ मौजूद हैं वो सेल्स? पिट्यूटरी ग्लैंड, वेरी गुड, दैट्स नाइस। आई वुड नेम यू ज़हरा क्योंकि आपका नाम काफी लंबा है। गुड वन ज़हरा। ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये मौजूद हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आके लगेंगे, और यही वो जगह है जहां पे वो T3 और T4 अपना नेगेटिव फीडबैक देते हैं, ठीक है। जब ये TRH आके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स के ऊपर आके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के ऊपर आके लग जाएगी, तो वहां पे फिर वो ये सारा जी प्रोटीन का होके फॉस्फोलाइपेज सी बनेगी। फॉस्फोलाइपेज सी जो है IP3 और डैक प्रोड्यूस करती है। कैसे? ये PIP2 को, फॉस्फो इनोसाइटोल डाइफॉस्फेट को ब्रेक डाउन करती है, जिससे बनता है IP3 इनोसाइटोल इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। डाइएसाइल ग्लिसरॉल प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है और ये IP3 कैल्शियम और कोलमोडेलिन कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करती है, ठीक है। इस पूरे कैस्केड के एंड पे आपके पास TSH बनेगी। सेम TRH acts through the G protein coupled receptor, activating the IP3 calcium and DAC PKC pathway to cause increased production and release of TSH. Negative feedback action of thyroid hormones on TSH synthesis and release. पहले भी देखा, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। T3 और T4 अगर ज्यादा हो जाते हैं तो वो डायरेक्टली TSH सिंथेसिस को रोकते हैं। नेक्स्ट उनका होता है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स लगे हुए, जहां पे आके TRH ने अटैच होना होता है, उनको ये इनहिबिट करना शुरू कर देते हैं। और तीसरा ये कि ये जाके हाइपोथैलेमस से TRH की रिलीज को डाउन रेगुलेट करते हैं। ठीक हो गया जी। 3 steps. First step, direct inhibition of TSH synthesis. Second, inhibition of TRH receptors to bind to the TRH on the anterior pituitary. And third is down regulation of TRH synthesis from the hypothalamus. There are some other factors that regulate the thyroid hormone levels, such as diet. A high carbohydrate diet increases T3 levels, resulting in increased metabolic rate. Diet induced thermogenesis. खाना ज्यादा खा लें तो पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं ना, और ज्यादा ही खाना खा लें कार्बोहाइड्रेट रिच तो ज्यादा पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पंजाबी में कहते हैं ना, बहुत सारी रोटी खा के बहुत सारा पानी पी लेना तो बंदा नहीं डंगर है, ठीक है। ये वो वाला सीन होता है, ठीक है, कि आप अगर ज्यादा सारी रोटी खा लो तो आपको पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। दैट इज डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस. A high carbohydrate diet increases T3 levels, resulting in increased metabolic rate. A low carbohydrate
carbohydrate diet decreases T3 level, resulting in decreased metabolic rate. Cold stress. What is cold stress? Increases T3 levels in other animals but not in human. सर्दी के अंदर जो कोल्ड स्ट्रेस होती है उसमें सर्दी में बाकी जानवरों में ये T3 लेवल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। T3 लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तो जहां पे T3 लेवल इंक्रीज होता है वहां पे क्या होता है? इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। उनका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है तो थर्मोजेनेसिस होती है। ये बाकी जानवरों में होता है, लेकिन ये वाला फंक्शन ना इंसानों में रूडिमेंट्री हो चुका हुआ है। अगर कभी था भी तो ये रूडिमेंट्री हो चुका हुआ, अभी ये इंसानों में फंक्शन नहीं एक्टिवेट होता, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम अपनी बॉडी को अंदर से इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करें। हम कपड़े पहन लेते हैं, हमारे पास शेल्टर्स होते हैं, हमारे पास और तरीके होते हैं, हीटर लगा लेते हैं, और बड़े तरीके होते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो ये जो कोल्ड स्ट्रेस वाला फिनोमिना है ना, ये हमारी बॉडीज में नहीं होता। बल्कि बाकी जानवर हैं उनके पास ये वाला फिनोमिना नहीं होता, उनके पास कपड़े नहीं होते, उनके पास शेल्टर नहीं होता, तो उनके अंदर ये चीज आज भी हमें देखने को मिलती है। कोल्ड स्ट्रेस जो है, ह्यूमंस के अंदर कोल्ड स्ट्रेस नहीं होती। Some of the actions of thyroid hormones are narrated for you. TSH, उससे भी पहले चले जाएं, TRH से बनता है TSH और TSH से बनते हैं T3 एंड T4। T4 को कहते हैं थायरॉक्सिन, T3 होती है ट्राइआयोडोथायरोनिन। जो हमारे पास सबसे ज्यादा एक्टिव है वो T3 है बॉडी के अंदर। T4 भी T3 में कन्वर्ट हो जाती है, अबाउट 25%। सो जो थायराइड हार्मोन्स की अगर बात करते हैं ना, तो ये हम कलेक्टिव नाउन लेते हैं T3 और T4 का। So thyroid hormones are required for the growth hormone and prolactin production and secretion. Very important. Thyroid hormones are required for growth hormone and prolactin production. Growth hormone का क्या काम है? उसने बॉडी में ग्रोथ करवानी है। प्रोलैक्टिन का क्या काम है? फीमेल्स के अंदर उसने लैक्टेशन करवानी है। First of all, thyroid hormones are required for growth hormone production and secretion. Then they are required for growth hormone action as well. यानी कि आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन मौजूद है, अब सब कुछ है, आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स नहीं है एडिक्वेट लेवल के ऊपर, तो वो जो ग्रोथ हार्मोन है ना, वो तो वजह बजा लो, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है ना, दैट इज एज गुड एज यूजलेस फॉर यू। सो थायराइड हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन एंड ग्रोथ हार्मोन एक्शन। ठीक हो गया? Thyroid hormone increases the intestinal glucose reabsorption. Thyroid hormone increases the intestinal glucose reabsorption, glucose transport. T3 T4 ज्यादा होंगे, ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। Thyroid hormone increases mitochondrial oxidative phosphorylation, ATP production. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन याद है क्या होती है? क्या होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? एनीबॉडी अदर देन कालू साहब एंड ज़ारा? क्या होती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एनीबॉडी अदर देन कालू साहब एंड ज़ारा, क्या होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? एटीपी प्रोडक्शन। ये चार क्या होता है गौरव भाई? ATP production, ATP formed by the transfer of electrons.
Okay, very good. शाबाश, वेरी गुड। NADH से NADH जो NAD में कन्वर्ट होता है तो आपका बना ATP प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद जो आपकी होती है FADH2 FAD में कन्वर्ट होती है, वहां पे होती है। ये तो अभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन, उसका क्या नाम है? दो किस्म की फॉस्फोराइलेशन आपको पड़ी हुई है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और दूसरी फॉस्फोराइलेशन कौन सी पड़ी हुई है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सबस्ट्रेट लेवल, वेरी गुड शब्द। तो तो बायोकेमिस्ट्री आती है, मैं तो समझे सिर्फ मेनू आती है। शाबाश बेटा, वेरी गुड, नाइस। Thyroid hormone increases activity of adrenal medulla. Activity of adrenal medulla. Adrenal medulla activate होगा तो केड़े हार्मोन निकलेंगे? कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स नेम एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, और वहां पे उस एक्टिविटी की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है और ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। ग्लूकोज की प्रोडक्शन से मुराद ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस और लिपोलाइसिस। Thyroid hormone induces enzyme synthesis generally. So the result of increased thyroid hormones are stimulation of growth of tissues and increased metabolic rate. जिन लोगों में थायराइड हार्मोन की कमी होती है ना, उन लोगों में ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाती है, उनका मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा नहीं होता, उन लोगों को ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती। आए जी, आगे की है। Thyroid hormones are essential for normal growth of tissues, including the nervous system. Lack of thyroid hormone during development results in short stature, mental deficits, जिसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। Very important UQ. Under the influence of reduced thyroid hormones in the body during developmental stages in early age, results in the short stature and mental retardation, mental deficits. This phenomena is collectively called cretinism. ठीक है? Lack of thyroid hormone during development results in short stature, mental deficits, collectively known as cretinism. Thyroid hormones stimulate basal metabolic rate, BMR. ठीक हो गया जी? अब कुछ स्पेसिफिक एक्शंस देख लेते हैं थायराइड हार्मोन के कुछ बॉडी सिस्टम्स के ऊपर, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ये सवाल इसी तरह आया हुआ है। What are the effects of thyroid hormones on cardiovascular system, central nervous system and reproductive systems? इसी वजह से आप लोगों के लिए स्लाइड बना के रखी हुई। Thyroid hormone increases heart rate, increases cardiac contractility, and increases cardiac output. Thyroid hormone also promote vasodilation that leads to enhanced blood flow to many organs. ठीक है, यानी कि सब कुछ ज्यादा हो रहा है। Increased heart rate, increased cardiac contractility, increased cardiac output, increased vasodilation,
और इंक्रीज ब्लड फ्लो टू मेनी ऑर्गन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसके क्या इफेक्ट्स हैं? Both decreased and increased concentration of thyroid hormone leads to alteration in mental state. Decreased के अपने effects हैं, increased के अपने effects हैं। Decreased concentration of thyroid hormone के अपने effects हैं mental state के ऊपर, increase के अपने effects हैं। अगर थायराइड हार्मोन बहुत कम होगा, टू लिटिल थायराइड हार्मोन, and the individual tends to feel mentally sluggish. Too much induces anxiety and nervousness. ठीक है, समझ आ रही है? TSH कम से कम कम होता रहेगा तो TSH कम होता रहेगा तो आप स्लगिश, ठंडे, ढिले, लेथार्जिक, TSH क्या है? थायराइड हार्मोन कम होता रहेगा तो लेथार्जिक। थायराइड हार्मोन ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे तो एंजाइटी, नर्वसनेस, पसीना आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो वाले सारे फीचर्स। ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, होता नहीं है एग्जाम के, होता नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे एग्जाम से पहले की एंजाइटी नहीं होती, पैल्पिटेशन हो रही होती है, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, परेशानी हो रही होती है, कुछ समझ नहीं आ रही होती क्या है क्या नहीं, वो वाली फीलिंग। ऑफ कोर्स उस वक्त वो टीएसएच का इशू नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल वही वाली फीलिंग समझाने के लिए बता रहा हूँ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर and physiology is dependent on having essentially normal levels of thyroid hormones. Hypothyroidism, reduced production of thyroid hormones, is particularly commonly associated with infertility. जिन लोगों में थायराइड हार्मोन, स्पेशली जिन फीमेल्स के अंदर थायराइड हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है बॉडी में, उनमें इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। दे कैन नॉट कंसीव। दिस इज नॉट स्पेसिफिक फॉर फीमेल्स। जिन मेल्स में भी थायराइड हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, रिलीज कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है, उन लोगों में भी इनफर्टिलिटी के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो जस्ट रिकैप, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सब कुछ ज्यादा ज्यादा, हार्ट रेट ज्यादा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा, वेसोडाइलेशन ज्यादा, ब्लड फ्लो ज्यादा टू द ऑर्गन्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा होगा तो बंदा एंक्शियस और नर्वस होगा, कम होगा तो स्लगिश होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ से रिवाइज करेंगे, एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन से, ठीक है, और फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए एक क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। आज के लिए इतना ही। सवाल पूछो, सवाल। खुदा की कसम, मेरे किसी टीचर के अंदर ये होता ना कि वो मुझसे मुझे सवाल पूछने की इजाजत देता, मैं पूछ उन्हें पागल कर दूंगा।
किसी लोगों को पूछ दे कुछ नहीं है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हो। क्वेश्चनिंग ना सिर्फ आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होती, आपके टीचर्स के लिए बहुत फायदेमंद होती है। आप लोग शेर हो, मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे आप लोग को आती है बायोकेमिस्ट्री, ऐसा नहीं कि आपको बायोकेमिस्ट्री आती नहीं है। आती है ना? हाँ या ना में जवाब दो, बायोकेमिस्ट्री आती है कि नहीं आती है? चल साहब आप ही जवाब दे दें। वेरी गुड। कैसे आती है? मैं आप लोगों के लेवल पे था, मुझे नहीं आती थी बायोकेमिस्ट्री, सच्ची बात है। वल्लाह मुझे नहीं आती थी बायोकेमिस्ट्री आप लोगों के लेवल पे। आप लोगों को कैसे आती है? आती है, आते आते। काम साहब बंदे बांट दो, ठीक है ना? क्लास में जोक मारने की इजाजत सिर्फ मुझे है। जस्ट किडिंग बेटा। कैसे आती है? क्यों आती है आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री? जस्ट अ फूड फॉर द थॉट। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लेवल पर सेकंड ईयर की से मुझे नहीं आती थी बायोकेमिस्ट्री। मेरा सिर्फ रटा का काम चलता था। आप लोगों को कैसे आती है? रटा मुझे मारना आता नहीं था। फर्क क्या है कि मुझे नहीं आती थी और आप लोगों को आती है? आप लोगों को क्यों आती है? कोई तो वजह होगी। पहले समझ कर फिर पढ़ कर। वेरी गुड। दैट इज द बेसिक डिफरेंस कि आप लोग पढ़ते हो। दैट इज द बेसिक डिफरेंस कि आप लोगों को पढ़ाया जाता है, आप लोगों को कंपेल किया जाता है कि आप लोग पढ़ो। तो आप लोगों को ऑफकोर्स पढ़ोगे। बायोकेमिस्ट्री चीज ही ऐसी है, समझ आएगी तो आगे चलोगे, नहीं समझ आएगी तो रट्टा मार के बस ऐसी लगे रहेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। सीधी सी बात है, सरकारी में आज भी यही हालात है। जिसने पढ़ना खुद ही पढ़ना। आप लोगों को कंपेल किया जाता है, आप पढ़ते हो, माशाल्लाह कीप इट अप। आई एम रियली हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। अल्लाह आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। लगे रहो। फ्यूचर में आप लोगों की इस पूरी इंसानियत को बहुत जरूरत है। सच्ची बात है। सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त आप लोगों की है। जब किसी मुल्क के अंदर जंग लग जाती है ना, तो वहां पे आर्म्स एंड ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रीज जो हैं उनको चला दिया जाता है। कहीं पे कहत पड़ जाता है तो वो आसपास के इलाकों के अंदर किसी ना किसी तरह कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन हो। आज की तारीख के अंदर, आज के एरा के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत आप लोगों की है फ्यूचर के अंदर। दिस इज डॉक्टर हारून हबीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।